हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। उस वीडियो में हमने क्वेश्चन की मोस्टिंग डाली हुई है। जिसने भी ना देखा हो आप पहले चैनल में जाएं, पहले क्वेश्चन की मोस्टिंग देखें, फिर इस वीडियो को देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस में तृतीय गणतंत्र, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था बेटा कि फ्रांस में तृतीय गणतंत्र के सम्मुख कौन कौन सी कठिनाइयाँ थीं, और इसका अथवा भी बनाया था हम लोगों ने कि फ्रांस या पेरिस में हुई गृह युद्ध के कारणों और परिणामों की व्याख्या करिए, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कुछ और नए वर्ड आ जाएं, एग्जामिनर अगर आपको दे दे, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप उस क्वेश्चन में फ्रांस देखेंगे और इसमें देखेंगे कि तृतीय गणतंत्र के बारे में पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपसे कि फ्रांस में तृतीय गणतंत्र 1870 को समझाइए, या फ्रांस में 1870 के परिणामों को समझाइए। कुछ भी पूछ ले इन तीन वर्डों के अलावा, तो आपको क्वेश्चन में का आंसर यही देना है, ठीक है। समझ गए? तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या है, देखिए। तो चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि नेपोलियन तृतीय, उनका नाम क्या है बेटा? नेपोलियन तृतीय। क्योंकि आप हमेशा नेपोलियन ही सुनते आए हैं। जिस नेपोलियन के बारे में आप सुनते आए हैं उनका पूरा नाम है नेपोलियन तृतीय, ठीक है। वहाँ उस टाइम शासक कौन थे फ्रांस के? नेपोलियन तृतीय निरंकुश शासक थे। जनता क्या थी उस समय? त्रस्त और असंतुष्ट थी, और वह गणतंत्र राज की चाह रखती थी। वो कह रहे थे, वहाँ की जनता ये मांग कर रही थी इस टाइम कि हमें अब राजतंत्र नहीं चाहिए, अब हमें गणतंत्र चाहिए। इसका रीज़न बेटा सबसे बड़ा ये था क्योंकि देखिए आप फ्रांस के बगल में क्या है, देखिए आप इस मानचित्र में समझा रहे हैं आपको। देखिए ये रहा फ्रांस आपका, और ये रहा ब्रिटेन। देख रहे पास पास पड़ोसी हैं जी। तो वहाँ क्या था कि टाइम टाइम पे वहाँ के राजा अपनी जनता को कुछ अधिकार दिया करते थे। तो जब बगल का देश है, वहाँ की पब्लिक भी सुनती थी उस टाइम कि वहाँ की जनता को ये अधिकार मिल गया, ये अधिकार मिल गया, ठीक है। तो जब यहाँ के राजा कुछ अधिकार देते थे अपनी जनता को, तो फ्रांस की जनता भी सोचती होगी कि हमें भी ये अधिकार मिले। वो अधिकार तब कब मिल सकती थी? जब वहाँ राजतंत्र ना होकर गणतंत्र हो, मतलब जनता का राज हो, ठीक है। लेकिन इस टाइम क्या था, वहाँ नेपोलियन का क्या था? शासन था। तो एक टाइम आया फ्रांस के पास, देखिए वो टाइम था 1870। ये डेट आप जब तक आप ऐसे मतलब जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं आप, तो ये फर्स्ट यूनिट में है, और आप एक ही डेट याद रखेंगे फ्रांस से रिलेटेड 1870। आपको और दूसरी डेट याद नहीं करनी है फ्रांस के बारे में, केवल एक डेट याद करनी है 1870, ठीक है। हाँ, जो महीना मंथ होता है आपका वो चेंज हो सकता है, लेकिन साल यही है क्योंकि 1870 को ही समझाया गया है लगभग जो मेन क्वेश्चन है मोस्टिंग में अपनी, तो आप 1870 ही याद रखेंगे। ओके, चलिए। तो क्या हुआ उस समय 1870 में फ्रांस के लिए एक काला साल था, ठीक है, जो बता चुके हैं आपको। 1870 में फ्रांस के लिए काला, सीलान के युद्ध में क्या हुआ? 1870 में एक युद्ध होता है, किनका? नेपोलियन का, यानी फ्रांस और जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी का एक बहुत अच्छा शक्तिशाली राज था पिरसा। उसके मध्य, जैसे आपने उस टाइम में अगर आप देखें अपने ब्रिटिश काल से पहले भारत में बंगाल सबसे धनी और मजबूत राज था, है ना। उसी प्रकार से जर्मनी का एक मजबूत और ताकतवर राज था पिरसा, उसके मध्य हुआ था। तो क्या होता है, नेपोलियन क्या हो जाता है? हार जाता है। नेपोलियन तृतीय पराजित हो जाता है और 83,000 सैनिकों के साथ वो बंदी बना लिया जाता है, और उसी टाइम वो नेपोलियन अपने पद से इस्तीफा दे देता है, ठीक है। तो क्या फिर इससे के परिणाम फ्रांस में क्या हुए? जब वो नेपोलियन, उनका जो शासक था, वो पराजित हुआ, बंदी बना लिया गया, तो इसके परिणाम ये बेटा ये हुए कि यह सूचना जब पेरिस में पहुंची तो फ्रांस में हलचल मच गई, और फ्रांस की जनता में एक गणतंत्र राज को बनाने में लग गई। 4 सितंबर को फ्रांसीसी गणतंत्र की व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा अस्थायी सरकार का गठन कर लिया, जब उन्हें लगा कि हमारा जो निरंकुश शासक था वो तो गिरफ्तार ही हो गया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया? अपनी अस्थायी सरकार का गठन कर लिया।
कब? जब उन्हें लगा कि हमारा राजा तो गिरफ्तार हो चुका है और इस स्टेट को चलाएगा कौन, तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया। यहाँ की वहाँ की जनता ने, ठीक है, कुछ मतलब फेमस या जो नेता होते हैं उस टाइम के कुछ नेता भी थे, ठीक है, तो गठन कर लिया। तो शासन को संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार के हाथों में चली गई, लेकिन जर्मनी के आक्रमण का सामना ना कर सकी और जर्मनी में पेरिस का कब्जा हो गया, ठीक है। जब इन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया और उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन उनका जो राजा था वो तो युद्ध में हार ही चुका था, सीडान के युद्ध में, तो क्या किया, जर्मनी ने जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उस पर आक्रमण कर दिया उन लोगों ने और कब्जा भी कर लिया। तो जो अस्थायी सरकार थी फ्रांस की जनता ने जो बनाई थी, तो वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। जब बांग्लादेश ने यानी जर्मनी ने वहाँ पर कब्जा कर लिया तो वो सरकार ऑटोमेटिक गिर गई, ठीक है। जैसे इस टाइम यूक्रेन युद्ध देखिए आप, वहाँ जो यूक्रेन की सरकार थी तो वो तो सब नष्ट हो गई। देखो ये ऐसा सेम बिल्कुल फ्रांस में हो गया उस टाइम कि मतलब सरकार का जो थी वो गिर गई उनकी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है अब कि तृतीय गणतंत्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। ओके बेटा, तो क्या है क्वेश्चन अपना अब ये बनता है कि तृतीय गणतंत्र के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, ठीक है। ये क्या है, जब पेरिस पे कब्जा कर लिया जर्मनी ने, उसके बाद उन पर कंप्रोमाइज़ हुआ था एक संधि के थ्रू, जो आपको हम आगे बताएंगे। तो अब उन्होंने ये पेरिस के सामने ये दिक्कत आ रही थी कि वो अपनी गणतंत्र उन्हें देश को करना है या बनाना है, तो उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी वो उसकी व्याख्या करनी है अपन को अब, ठीक है। तो बताते हैं वो क्या क्या दिक्कत थी उन्हें। देखिए सबसे पहला था बेटा कि पेरिस और फ्रांस के अन्य भागों में तालमेल का अभाव, ठीक है। अब इसके हेडिंग का मतलब ये समझिए। देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। तो जो पेरिस के लोग थे वो क्या कर रहे थे, जर्मनी से युद्ध किया था उन लोगों ने। और फ्रांस के अन्य भाग, मतलब फ्रांस छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, तो कुछ भाग ऐसे भी थे जिन्हें मतलब युद्ध से मतलब ही नहीं थे, जर्मनी वो अपना ही नहीं मानते थे, ठीक है, उन्हें अपने क्षेत्र से मतलब रहता था। तो उन भागों में तालमेल का अभाव था। अब जब तालमेल का अभाव होगा तो ये बताइए सरकार लोकतंत्र कैसे बन पाएगा अपना देश, ठीक है। तो जैसे अपने हिंदुस्तान के लोक राजनीति से आप देखें, जब अपना देश आज़ाद हुआ तो सभी रियासतें क्या की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक की थी, एकीकरण किया था, ठीक किया था नहीं, बस सेम उसी प्रकार से फ्रांस भी कई रियासतों में उस टाइम बटा हुआ था, ठीक है। तो उनको एकीकरण में क्या हो रहा थी, प्रॉब्लम हो रही थी। और प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो पेरिस के जो निवासी थे वो क्या कह रहे थे, उनका कहना मत ये था कि जब हम लोग जर्मनी से युद्ध कर रहे थे तो इन लोगों ने हमारा तालमेल नहीं, हमारा साथ नहीं दिया, हमारा संघर्ष नहीं किया, तो ये मतलब हमारे लोकतंत्र में कैसे शामिल हो सकते हैं। और उन्हें विश्वास भी नहीं था इनके ऊपर कि कल के दिन अगर हम एक देश बनाते हैं तो क्या ये हमारा सहयोग करेंगे या नहीं। तो इस प्रकार का तालमेल में अभाव हो रहा था। इसी कारण से उन्हें क्या हो रहा था, तृतीय गणतंत्र को बनाने में एक ये समस्या सामने आ रही थी उन लोगों की, ठीक है। आपकी अगली हेडिंग ये है कि संविधान निर्माण का स्थगन, ठीक है। देखिए संविधान निर्माण में के स्थगन, ठीक है, अपनी हेडिंग ये है। इस हेडिंग का मतलब समझिए क्या हुआ था कि फ्रांस में गृह युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक ये भी था कि संविधान निर्माण का स्थगन, ठीक है। ये इसलिए था कि जो पेरिसवादी थे, जो पेरिस में रहते थे, उनका अन्य जगह के लोगों से क्या था, तालमेल सही नहीं था। जे अपन लोग हेडिंग पढ़ चुके हैं। वो इसलिए नहीं था क्योंकि जब इनका चुनाव हुआ, बहुमत किसके पास आया था, राज सत्तावादियों के पास, ठीक है, जो राजा बनाने के पक्षधर थे उनका बहुमत ज़्यादा आया हुआ था। तो क्या हुआ, जो पेरिसवादी जो प्रजातंत्र के या गणतंत्र के हक में लड़ रहे थे उनका बहुमत नहीं आया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थी उन्होंने क्या किया, संविधान निर्माण का जो काम था वो स्थगन करवा दिया। तो कुछ लोगों को यानी पेरिसवादियों को ये लगा था कि कहीं राज सत्तावादी अपना पुराना शासनकाल तो चालू नहीं कर देंगे। तो उनमें इस कारण से जैसे संविधान निर्माण का कार्य स्थगन जैसे ही हुआ तो उनमें मतभेद हो गए। तो एक गृह युद्ध का कारण ये भी था अपना, ठीक है। तो चलिए अगली हेडिंग, राजधानी परिवर्तन का प्रश्न। देखिए इसका मतलब ये है बेटा क्वेश्चन का कि राजधानी परिवर्तन का प्रश्न ये था कि एक सम्मेलन होना था, ठीक है, कहीं और होना था, लेकिन अब वो हो कहाँ रहा था, वर्साय, ठीक है, एक जगह है, कहाँ, फ्रांस में।
तो वहाँ होने का मतलब निर्णय लिया गया। तो कुछ लोगों को ये निर्णय मतलब उनको ये समझ में आया कि जब हर काम वहाँ निर्णय वर्साय में होंगे तो राजधानी कहाँ होगी, वर्साय में। तो इस एक रीज़न ये भी था कि उनका गृह युद्ध कि कहीं राजधानी वर्साय न चली जाए, क्योंकि हमने प्रजातंत्र को बनाने में हम लोग यानी पेरिसवादी लोग ने युद्ध भी किया है, खूनी संघर्ष नाम की जो खूनी संघर्ष की जो लड़ाई है वो भी हमने लड़ी, और राजधानी पेरिस ना होकर वर्साय ना चली जाए, तो उनमें इस काम में भी मतभेद हुआ जो गृह युद्ध के कारण बने। ओके, तो चलिए अपना एक नेक्स्ट हेडिंग है। देखिए, फ्रांस का शासन क्या हुआ, नया नया तो गणतंत्र हुआ था, ठीक है। तो उनमें होड़ किसकी लग गई कि जब गणतंत्र बना है तो ये दल कौन कौन से होंगे, मतलब पेरिस पे शासन कौन करेगा। तो इस प्रकार से कन्फ्यूज़न हो गई उन लोगों में, मतभेद हो गए कि मतलब शासन कौन चलाएगा। अब जब प्रतिस्पर्धा होगी तो लड़ाई भी होगी, और जब लड़ाई होगी तो दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इस कारण से उनमें एक ये मतभेद का एक ये भी कारण है। एक दूसरा है आर्थिक कठिनाई। आप ये कॉमन हेडिंग समझ लो बेटा, आर्थिक कठिनाई। आप एक समझो, अगर कोई युद्ध है, ठीक है, या क्रांति है, इसमें क्या होता है, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होता है। जैसे आज अपना रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं रूस भी कमज़ोर हो रहा है। जब इतना खर्च होता है, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, दूसरे देश में आक्रमण करना, मिसाइल का खर्च, मतलब कितना खर्च होता है, कहीं ना कहीं वो देश क्या होता है, आर्थिक तंगी आती है उसमें, ठीक है। सूचना तंत्र का अभाव, ये भी एक कॉमन हेडिंग है। जब लड़ाई होती है तो ये सूचना तंत्र भी बेकार हो जाता है, आर्थिक तंगी भी वही मतलब है। देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि बेटा ये हुई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच, ठीक है। जब इनका युद्ध होता है और युद्ध को जब समाप्त करना होता है तो एक संधि की जाती है, तो उसी के एवज में एक फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। मतलब किसी युद्ध को समाप्त करने के लिए जो संधि की जाए उसका नाम भी दे देते हैं, और इनका नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट संधि। मतलब फ्रैंकफर्ट संधि किन के बीच हुई थी, फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो फ्रैंकफर्ट संधि में क्या हुआ था बेटा, मतलब देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि क्या हुई थी, ये हुई थी 10 मई 1870, ठीक है। उस दिन ये फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर किए थे उन लोगों ने। तो आप ये डेट याद रखना, और याद कैसे करेंगे, देखिए 10 मई आप कैसे याद कर रखेंगे, अपने यहाँ की हिस्ट्री से जोड़ दो। 1857 की क्रांति कब हुई थी, 10 मई को, और आपको 1870 हम बता चुके हैं कि अगर फ्रांस में कोई डेट याद रखना तो 1870 याद रखनी है आपको, ठीक है। देखिए, तो फ्रैंकफर्ट की संधि भी आपको याद हो गई डेट, और ये डेट याद इसलिए रखना क्योंकि ये दो प्रकार से ऑप्शन में पूछी जाती है। एक तो पूछी जाएगी आपको कि फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो देशों के बीच हुई, तो आपको पता है फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगर जर्मनी ना लिखकर प्रसा भी आ जाए ना, तो एक राज्य का नाम था जिनके बीच युद्ध लड़ा गया था, तो प्रसा भी आ सकता है, तो वो भी आप याद रखें, और उसकी डेट आती है। तो दोनों हम बता चुके हैं, ठीक है। अब फ्रैंकफर्ट की संधि का मेन रीज़न क्या था बेटा, कि जब ये संधि हुई तो फ्रांस को युद्ध के हर जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड, ठीक है, वो भी जर्मनी को देना पड़ा था। और उसके कुछ राज्य थे, एलास या लारेन नाम के, जर्मनी को देना पड़ा था। और जो एलसास और लारेन नाम के जो दो भाग थे या क्षेत्र थे, वो आर्थिक रूप से बड़ा ही धनी क्षेत्र थे, जो किसने ले लिए थे, जर्मनी ने। तो वहाँ की जो पेरिस यानी फ्रांस की जो जनता थी, इस संधि को अपना अपमान समझती थी, और उनका एक ही उद्देश्य रहता था कि जर्मनी से हमें क्या लेना है, बदला लेना है इस संधि का जो हमारे साथ हुआ है। तो कुछ क्या हुआ, दो दलों में बट गया था पेरिस उस समय। वो कुछ तो कह रहे थे कि अपने देश को चलाना है, प्रजातंत्र चलानी है। कुछ दल ये कह रहे थे, जो जैसे युवा वर्ग हो गया या गर्म दल आप मान लो अपनी अपने भारतीय हिस्ट्री से जोड़ के, कि वहाँ का कुछ लोग ये कह रहे थे नहीं, पहले हमें फ्रैंकफर्ट की संधि का अपना अपमान का बदला लेना है, फिर अपना देश चलाएंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, आप ऐसा करिए, अपना पहले देश देखिए, ठीक है। तो उनमें इस प्रकार का मतभेद हुआ, और बाद में क्या हुआ, गृह युद्ध का एक कारण बना। फिर आता है पेरिस कम्यूनों का विद्रोह, ठीक है। पेरिस में कम्यून का विद्रोह, इसका मतलब ये है बेटा कि पेरिस में उस समय क्या था, व्यापक असंतोष फैला हुआ था। तो इस चीज़ का फ़ायदा किन लोगों ने उठाया, अराजकतावादी, समाजवादी
उपद्रवी तत्वों ने, ठीक है। जो फ्रांस में क्या क्या कारण बना, गृह युद्ध का, मतलब एक प्रकार का संगठन मान लीजिए आप, जो एक प्रकार के अपना अलग संगठन बनाना चाहते थे, फ्रांस को एक अलग तरीके से चलाना चाहते थे, ठीक है जी। अगली हेडिंग है आपकी जर्मनी से पराजय। ये भी एक वही रीजन है, जर्मनी से पराजय यानी बदला, ठीक है। आप बदला लिख सकते हैं, आप देखते होंगे टॉलीवुड का बदला, ठीक है, तो आप बदला लिखेंगे। अब बदला कुछ भी प्रकार का लिख सकते हैं कि जर्मनी से हार हुआ, युवा वर्ग गुस्सा था, कुछ भी, मतलब जो आप अपने एक क्वेश्चन के हिसाब से हमने पढ़ाया है उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जनता में किस प्रकार का असंतोष था जब युद्ध था और आप लोग हार कर चले आ रहे हो, आप कह रहे हो हमें सरकार चलानी है, तो वो कह रहे थे पहले बदला लो कुछ। तो क्या हुआ, देश कुछ भागों में बढ़ गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तो इन्हीं रीजन से क्या होता है, देश के अंदर गृह युद्ध होते हैं। अगली था कि जर्मनी से पराजय, ठीक है, और आपका जनता से ऋण अदायगी आदेश, जो मतलब पैसा डाला हुआ था, व्यापारी या जो बिजनेस करते थे उसके पैसा जो ऋण लिया हुआ था जनता ने वहाँ कारोबार, तो वहाँ की जो अस्थायी या गणतंत्र सरकार थी उन्होंने आदेश लगा दिया, ठीक है, जिससे क्या गृह युद्ध की कारण बन गए। नेशनल गार्ड की छटनी, वहाँ एक मतलब जो पेरिस की सिक्योरिटी थी उन्होंने क्या सोचा था कि ये जो अराजकता असंतोष फैला है, जब अपन लोगों की संख्या अच्छी है तो क्यों ना अपना ही स्थापित एक राज्य स्थापित कर दें। तो एक उस प्रकार से था, इन लोगों ने भी गृह युद्ध करवाने में अपना योगदान दिया था, ठीक है। चर्च के साथ संघर्ष, चर्च के साथ संघर्ष ये ऐसा था बेटा कि चर्च क्या था उस समय, बहुत धनी था और हर काम में हस्तक्षेप था, मतलब ये समझ लो आप। तो क्या था कि हर काम में, और जो प्रजातंत्र थी वो क्या था, वो कह रहे थे कि अब ये बंद करो, देश अपने संविधान से चलेगा, अपने कानूनों से चलेगा, आप अलग रहो। तो एक कुछ लोग ये भी थे कि नहीं, जैसा चलता आया है चर्च का मतलब महत्व, हर काम में हस्तक्षेप, अब वैसा चलेगा। तो कुछ रीजन से ये भी एक गृह युद्ध करवाने के रीजन बन गए, ठीक है। एक बुलाजे का आंदोलन, ये था एक आप जैसा कह सकते हो भारतीय राजनीति के हिसाब से जुड़ी, तो इन्हें गर्म दल का नेता बोल सकते हैं, बुलाजे का आंदोलन। ये थे प्रमुख, ये कह रहे थे कि आप पहले जर्मनी से अपना बदला लो, उसके बाद अपना देश चलाना है हमें, ठीक है। तो इन्हीं ने आंदोलन एक बड़ा किया था कि आप ऐसा करिए कि पहले फ्रैंकफर्ट संधि का मतलब पहले बदला लें आप, उसके बाद आप प्रजातंत्र चलाइए, कुछ चलाएं, पहले हमें बदला लेना है, ठीक है। तो ये बुलाजे थे और इनका नाम याद रखिएगा आप। शिक्षा संस्था में पादरियों का हस्तक्षेप, क्या हुआ था, शिक्षा मतलब जो शिक्षा संस्थाएं थी ये पादरी चला रहे थे। तो क्या होता था, जो युवा वर्ग या बच्चे होते हैं उनमें मतलब एक धार्मिक आस्था, बच्चों के पढ़ाई में या धार्मिक चीज़ें पढ़ाते थे, तो बच्चे क्या थे, वो वही धार्मिक हो रहे थे, सभी बच्चे धार्मिक सोच थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो क्या किया था कि इस पे हस्तक्षेप बंद कर रहे थे लोग कि आप ये मत करिए, शिक्षा संस्थाएं चलाएंगी और आप अपना धर्म चलाइए। तो उनमें क्या हो गया बेटा, मतभेद, इससे भी गृह युद्ध का कारण बने थे, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और क्या होता है कि आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा समझाना भी पड़ता है हमें, कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री होती है तो आपको तो ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने कई बार पढ़ रखी होती है वो स्टोरी। लेकिन ये पहली बार होगा कई लोगों का जो कॉमर्स साइड से आते हैं, हम मैथ साइड से आते हैं, तो उन्हें बड़ी दिक्कत जाती है, तो उन्हें कुछ समझाना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा आज ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और एक अगला क्वेश्चन रिलेटेड एक और है, देखिए कि तृतीय गणतंत्र की उपलब्धियां क्या हैं। मतलब जब आप तृतीय गणतंत्र स्थापित हो गया था तो स्थापित मतलब उन्होंने उपलब्धियां क्या हुई थी, उनके पास उपलब्धियां क्या हुई थी, तो वो सुन लीजिए आप। देखिए ये था, गणतंत्र ने अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करके स्वयं को मजबूत करने प्रयास करने लगा। अपने गणतंत्र मजबूत करने के लिए वहाँ स्त्रियों को काम करने का समय तरीका बनाया, ठीक है, और मजदूरों के लिए समय और मजदूरी निर्धारित की। उनकी समस्याओं तथा झगड़ों को निपटाने के लिए एक बोर्ड का गठन भी किया था, ठीक है, और जो इसी प्रकार से समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से निपटाता था। इस अवधि में फ्रांस ने आर्थिक रूप से काफ़ी प्रगति की थी, ठीक है, ये उपलब्धियां थी उसकी। और कुछ मतलब हाँ देखिए, और आगे लिखते हैं कि जो प्रधानमंत्री जूल्स फेरी थे, इनका याद रखिए नाम आप, जूल्स फेरी, फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रांसीसी साम्राज्यवाद का जन्मदाता इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है।
तो फ्रांस की उपनिवेशवादी नीतियों का विस्तार इन्हीं ने किया था और फ्रांस ने अफ्रीका और एशिया में कई उपनिवेश स्थापित किए थे। इसका मतलब ये हुआ जो फ्रांसीसी थी वो आपने देखा होगा पंडिचेरी साइड और फ्रांस की झुग्गियाँ थीं, ठीक है। तो फ्रांस भी हिंदुस्तान में काफ़ी सालों तक रहा, ब्रिटेन का पूरे भारत में रहा, लेकिन कुछ जगहों पर फ्रांस भी रहा है अपना, ठीक है। जैसे पुर्तगाल कहाँ रहा, गोवा में, उसी प्रकार से फ्रांस भी, ठीक है। उन्हीं के टाइम पे साम्राज्यवाद फैलाया गया, किनके द्वारा, प्रधानमंत्री जूल्स फेरी। देखिए उपलब्धियों की कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, आप हेडिंग में बना के लिख लीजिएगा। विदेश नीति में सफलता मिल गई इन्हें, फ्रैंकफर्ट संधियों का अपमान का बदला, सभी क्षेत्रों में तालमेल, राजधानी का निश्चित होना, फ्रांस और रूस का संबंध उन्होंने अच्छे कर लिए, फ्रांस और इंग्लैंड के संबंध भी अच्छे कर लिए, शिक्षा संस्थाओं पर पादरियों का एकाधिकार खत्म कर दिया, धार्मिक शिक्षा पर रोक और कट्टरपंथी खत्म कर दी, ठीक है। समाचार पत्रों को आज़ादी मिल गई, राष्ट्र नीति में सभी का हस्तक्षेप बंद कर दिया, जैसे दल हुए, पादरी हुए, छोटे संस्थान हुए, कि आप बिल्कुल हटिए, देश एक ही कानून और नियम से चलेगा, ठीक है। और आपने क्या किया, संविधान निर्माण कर लिया, जिसकी उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन को चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज कहते हैं, ठीक है। आपको इन सभी में सब समझ में आ गया होगा, लेकिन बेटा आप एक चीज़ समझें, देखिए ये है फ्रांस और रूस, ठीक है। आपको ये थोड़ा थोड़ा लिख देना, लेकिन ये समझ में ना आया होगा रूस संबंध और इंग्लैंड संबंध, ठीक है। तो आप इसको समझने से पहले आप एक चीज़ देखें, देखिए आप यहाँ कुछ देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका रसिया, ठीक है। और जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस को, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ब्रिटेन, इन सब को से बुराई चल रही थी, किसकी, फ्रांस की, ठीक है। कब, जब युद्ध से पहले जर्मनी क्या था, इन सभी का मित्र था, ठीक है, ऐसा समझें। फ्रांस क्या था, इन लोगों से क्या नहीं कर रहा था, सीधा समझ लो बुराई चल रही थी उनकी, ठीक है। उनमें तालमेल मित्रवत देश नहीं थे, तो ये पड़ गया था अकेला। तो जब उनके यहाँ गणतंत्र हुआ तो उन लोगों ने इससे भी संबंध अच्छे कर लिए, और किससे कर लिए, इंग्लैंड से, ठीक है। इसका मतलब ये था, और इसका मतलब दूसरा मतलब ये है बेटा कि पड़ोसियों से हमेशा बना के चलना होता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे किए, क्योंकि उस टाइम पे देखो ब्रिटेन एक शक्तिशाली देश हुआ करता था, रसिया भी एक शक्तिशाली देश हुआ करता था, ठीक है। इस कारण से उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इन दोनों देशों से आपको संबंध अच्छे किए थे, और इनका डिटेल हम जब आपको आगे क्वेश्चन समझाएंगे तब बताएंगे आपको, ओके। तो चलिए बेटा जी, आपका वीडियो होता है समाप्त, क्योंकि अपना वीडियो भी बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, ओके। और वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू।